3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। अलवर ग्रामीण के डीवाईएसपी श्री सपात खान को एसीबी की सेंट्रल यूनिट ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अपने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई में एसीबी ने पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड। एसीबी ने कुल 363 प्रकरण दर्ज किए। 253 प्रकरण ट्रैप के, 60 घूस की मांग के। चौसठ प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए। एक 186 प्रकरण अन्य कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए। बेईमानों के बुरे दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। देर सवेर इंसानी सभ्यता तमाम लाइलाज बीमारियों की दवा ढूंढ ले, लेकिन करप्शन नाम के मर्ज की दवा मिलना शायद मुश्किल है। बल्कि कुछ मामलों में तो ज्यों-ज्यों दवा होती है मर्ज और बढ़ता दिखता है। हैरानी तब होती है जब जिन पर जुर्म को रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद भी जुर्म में शामिल मिलते हैं। भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट उद्योगपतियों की खबरें पढ़ सुनकर देखकर कभी कभी हैरानी होती है कि सिस्टम चल कैसे रहा है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियों का काम फिर उम्मीद भी जगाता है कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब बेईमानों का सफाया होगा। सफाया भी नहीं तो कम से कम उनके मन में खौफ तो जगेगा। पिछले एक अरसे में जिस तरह से ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाइयां ब्यूरो ने की हैं, उससे सूदखोरों, घूसखोरों और भ्रष्टाचारियों में दहशत का माहौल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई बेईमान जहाज के सुराग की तरह सामने आ ही जाता है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी, इन सवालों के जरिए कि बेईमानी के इस मर्ज की दवा क्या है। क्या कानून की पेचीदगियां बनी हुई हैं भ्रष्टाचारियों की ढाल? और समाज की सोच बदलने का तरीका किसके पास? हमारे साथ जितेंद्र शिमाली जी हैं स्टूडियो में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोठवाल साहब हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं आप। विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। और एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गोठवाल साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। निश्चित तौर पर एसीबी अभी जो काम कर रही है उस टीम को और एसीबी के काम को बधाई मिलनी चाहिए, जिसका ब्यौरा अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। लेकिन इस तरह के बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड्स पहले भी रहे एजेंसियों के। भ्रष्टाचार का साइंस में कहा जाता है अमीबा कभी मरता नहीं, तो क्या भ्रष्टाचार अमीबा हो गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता है? क्या ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? गोठवाल साहब। नहीं, देखिए सर, मैं ये एक बात बताता हूँ कि जहाँ पर भी विकासशील देश है वहाँ पर ये एक फिनोमिना है और भ्रष्टाचार वहाँ जड़ें अपनी जब मजबूत कर लेता है तो वो धीरे धीरे जाता है। लेकिन मैं एसीबी जो राजस्थान के अधिकारी है बिल सोनी साहब, दिनेश एमएन साहब और वो जो उनकी टीम है उनको बधाई देता हूँ कि इतना कम जाब्ता होते हुए भी और उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। लेकिन इसके अंदर ट्रेप के साथ साथ मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आय से अधिक संपत्ति के और मामले दर्ज किए जाए, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको और पकड़ा जाए, जिनके बारे में कोई शिकायत नहीं मिलती है, इनके पास आके कोई परिवादी एसीबी में दर्ज नहीं करा सकता है, उनको पकड़ने की और आवश्यकता। साथ ही मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं कानून की पेचीदगियों का जो लाभ मिलता है उसको भी ठोस करने की आवश्यकता है। सरकार को सजेशन देना चाहिए। जो ये इनके साथ विभागीय कार्रवाई में डिले होता है उससे ये बच के निकलते हैं। और तीसरा एक और कारण है, सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। चूंकि ट्रेप हुआ अधिकारी है 6 महीने बाद बहाल हो जाता है और फिर फील्ड पोस्टिंग ले लेता है, तो लोगों में ये आता है कि यार इसको पकड़ा गया फिर वापस लग गया, ये तो देखो क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका सरकार को भी कॉग्निजेंस संज्ञान लेना चाहिए और एसीबी को भी इसके अंदर सरकार को कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव देके विभागीय कार्रवाई के लिए, ताकि इनको विभाग से पृथक किया जाकर, ताकि ये फिर अब जो भी है
अपनी कार्रवाई करें और कानून से लड़के आए, लेकिन ये मानना कि इसकी कार्रवाई नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले जिनके खिलाफ शिकायत नहीं आती है उनको और मजबूती से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसमें क्या बाधा मानते हैं आप, क्यों नहीं हो पाती है वो? उनके पास हमारे परिवादी नहीं आते हैं। जैसे सीनियर मोस्ट अफसर है, वो एक रेशो बना हुआ रहता है कि इतना % इनको जाएगा, एक सड़क बनती है या डेवलपमेंट का है, सरकार की कोई प्रगतिशील फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सड़क यहाँ से यहाँ बनानी है, लेकिन उसमें क्या है कि मिलावट कर दिया, उसकी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो वो ठेकेदार से लेके और वहां तक पहुंचता है। तो जो ऊपर हिस्सा ज्यादा पहुंचता है उस नैब को तोड़ने के लिए, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए थोड़ा एसीबी को ज्यादा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, और ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आपको डिकॉय या कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए और आगे जाकर। मतलब ये स्पष्ट है कि सिस्टम तो अपने आप में सेट है, वो तो खुद तो शिकायत करेगा नहीं, उसमें तो कोई आदमी अगर असंतुष्ट हुआ, किसी की सुनवाई नहीं होगी, तो वो बात लाकर अपनी सामने रखेगा, क्योंकि उसको उसका हिस्सा नहीं मिला। यानी अगर ये बात निकल कर सामने आती है तो या तो कोई कंप्लेनेंट होगा या सोसाइटी का कोई विशल ब्लोअर, जो कि यदा कदा कभी ऐसा होता है, कोई आदमी हिम्मत करता है, और या फिर हमारे पास इतने संसाधन हो, इतना मैन पावर, जो शुरू में ही आपने कहा कि जाता ही बहुत कम है, लोग ही बहुत कम है, नफरी बहुत कम है, तो फिर क्या किया जाए? तो इस तरह के चैलेंजेस के बीच में अगर इतना काम किया जा रहा है तो ठीक किया जा रहा है गोठवाल साहब, लेकिन आगे बहुत सारी गुंजाइश हैं। जी सर, ठीक है। जैन साहब, एक ही जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। पिछले 1 साल में जो आज ब्यौरा दिया गया, जो बात गोठवाल साहब ने उठाई, पिछले 1 साल में 363 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से रिश्वत के प्रकरण हैं 60, पद के दुरुपयोग हैं 34, आय से अधिक संपत्ति के 16, इस तरह से 300 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए कुल मिलाकर के, और फैसला आया कुल मिलाकर 56 प्रकरणों में। यानी 300 से ज़्यादा मामले का डिफरेंस, दोनों जो संख्याएं हैं उनमें 300 से ज़्यादा का गैप है, जो मामले निस्तारित किए गए कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए और जो नए मामले दर्ज किए गए। क्या यही वो सबसे बड़ी चुनौती नहीं है जिसकी वजह से सारी जो कवायद है वो उतनी असरदार नहीं रह पाती जितना उसको होना चाहिए? एक एजेंट साहब, देखिए जेपी शर्मा साहब, जो कुछ पिछले साल में हुआ है, यदि उसके लिए किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो वो एसीबी के अधिकारी को दिया जाना चाहिए, खास तौर पर एमएन दिनेश को देना चाहिए, पीएल सोनी को देना चाहिए कि पहले भी जब एमएन दिनेश थे तो उन्होंने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर अशोक सिंह को ट्रैप किया था, बड़ा लगता। दूसरी बात आपने कही कि अभी गोठवाल साहब ने भी कही थी, मैंने आप जो 56 केस वाला है उस पर मैं बाद में आऊंगा, कि आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज करने चाहिए। सिर्फ ये एसीबी के ईमानदार अधिकारी हैं जिन्होंने ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चला रखी है। सरकार के लिए तो सिर्फ एक ही मुखौटा है दिखाने के लिए कि हम भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले जब एक राजस्थान के सांसद की अध्यक्षता की समिति ने ही ये संशोधन केंद्र के कानून में करवा दिया है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में, कि सिर्फ ट्रेप केसेज के अलावा किसी अन्य मामले में एसीबी बिना सरकार की, बिना उच्च अधिकारी किसकी, उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार एसीबी जो संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के मामले वो दर्ज करेगी? अभी भी जो मामले दर्ज हुए हैं वो उन लोगों के दर्ज हुए हैं जिन्हें ट्रैप किया गया और ट्रैप के साथ साथ दूसरा मामला दर्ज किया गया है। जहां तक 56 मुकदमे को निस्तारण की बात है, यदि हम सिर्फ पिछले साल के केसेज को देखें तो ये एक जैन साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए जैन साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जितेंद्र शिमाली जी, जो कुछ कहा जैन साहब ने, यहीं से तो बात शुरू होती है, जड़ तो यही है ना। जब हम व्यवस्था ही इस तरह की बना दें या बनाने की कोशिश करें या उस तरफ एक नींव का पत्थर रख दें कि भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही लेकिन सहूलियत मिलेगी, तो ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है कि आपके डिपार्टमेंट से जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगी तब तक आपके खिलाफ केस नहीं चलेगा। तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? देखिए जेपी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और जैन साहब जो बात कर रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो एसीबी डिपार्टमेंट के अंदर जो ये 2 अधिकारी बताए, बीएल सोनी साहब और एमएन दिनेश साहब, ये अपने आप के अंदर ये लोग अपने स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा अभी तक
मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर खुलेआम जिस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं खुलेआम, तो खुलेआम उनको रिश्वत लेने के पीछे उनको कौन थप्पी दे रहा है? कौन है उनके उसके पीछे इस प्रकार की वो चीज कि वो खुलेआम इस प्रकार की कार्रवाई करता है, डर ही नहीं रहे? आप शिकायत क्यों तो नहीं कर रहे? कोई इसके पीछे कहानी खुलेआम है रिश्वत सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार के लोग हैं वो इन लोगों को थप्पी दे रखी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ये बची है, जो सरकार गिर रही थी और जिस प्रकार से होटल में बैठ करके जिस प्रकार से आश्वासन दिए गए, सब लोगों को कहा गया कि हम इनको आपको ऐसी ऐसी जगह पर बैठाएंगे, ऐसे मलाईदार पोस्टों पे देंगे, वो सारी जो चीजें चली, तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बचाने के लिए इन्हें भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट नेता पूरी तरह से इन मंत्रियों को, इनको अधिकारियों को थप्पी दे रखी है। और आखिर एमएन दिनेश साहब और बीएम सोनी साहब के कारण से कार्रवाई हो रही है, परंतु आज भी सरकार की मुख्य भूमिका में जो लोग बीजेपी सरकार के अंदर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बंद हुए थे, वो आज इस सरकार की मुख्य भूमिका में है। मैं यह चैनल पे बैठ के उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर सब लोग जानते हैं कि 2-2, 3-3 महीने एसीबी ने बंद किया जिन लोगों को, जिन आईएएस ऑफिसर को इस सरकार के अंदर, वो मुख्य भूमिका के अंदर है। मुख्य भूमिका, बिना मुख्य भूमिका तो ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन ये व्यवस्था तो आप ही लोगों ने बना रखी है ना कि जब तक किसी आदमी का कन्विक्शन नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है। जिस दिन उसका दोष सिद्ध हो जाएगा उस दिन वो दोषी होगा। देखिए, आपके राज्य के इस तरह के कोई बताइए कि आपने सजा दिलवाई हो। मैं अभी नाम बोलूंगा ना जो मुख्य भूमिका में, तो आप चुप हो जाएंगे। नाम लेना प्रासंगिक नहीं है, नाम लेना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये मत करिए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जो मंत्री यहाँ सरकार में बैठे हैं उनके रिश्तेदार हैं उनमें एक दो, तो आप, मैं ये नाम नहीं लेना चाह रहा। जो सरकार बीजेपी सरकार के अंदर जिनको ट्रैप किया गया था, 2-3 महीने 4 महीने बंद रहे जो लोग, वो आज सरकार की मुख्य भूमिका में है। तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को जो थप्पी देने का काम कर रही है सरकार, वो सरकार के ये चेहरा जनता के सामने आ चुका है। चलिए, ये बात हो गई, बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, ये बात हो गई। किस प्रकार से अब दूसरी बात का जवाब दे दीजिए, अब दूसरी बात का जवाब दे दीजिए कि हम कानून में ही संशोधन इस तरह का अगर कर दें कि डिपार्टमेंट से सैंक्शन लिए बिना आप किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते, देखिए ये बात तो फिर क्या होगा कि इसका लाभ अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को मिलता है, परंतु इसके साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि ये इसको परिवर्तन होना चाहिए, इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस पर विचार अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें दोनों बातें होती है। कई बार जो निर्दोष अधिकारी होता है या ईमानदार अधिकारी होता है, उसको एक जो लॉबी बनी होती है, भ्रष्ट लोगों की जो लॉबी बनी होती है, उनको हटाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, ताकि फिर उसका डिपार्टमेंट जब उसकी जांच करे तो अगर उसको ये पाते हैं कि साहब ये निर्दोष है या ईमानदार है, व्यावहारिक रूप से बात सही लगती है, परंतु अगर ये दलील ये काम लाती है तो स्वागत है। शिवाली साहब जो कह रहे हैं ये बात गले उतरती है क्या कि ये निर्दोषों को कोई सताए नहीं इसलिए ये कानून बनाया गया है? नहीं, इस ये प्रकार के कई फैक्टर हैं। हमारे जो इंडिया का कानून है, सीआरपीसी में और आईपीसी में ये प्रोविजन है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट का हेड ये तय कर सकता है क्या? लेकिन ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हेड का मतलब, आप अकेली एसीबी सारे भ्रष्टाचार के तंत्र को नहीं तोड़ सकती। एक मेरा ये है, जब तक समाज का व्यक्ति आगे आकर जुड़कर इस तरह के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं बोलेगा, ऐसे लोगों को ऐसे पदों से सुशोभित नहीं किया जाएगा, तो जाके ये कहीं ना कहीं चैन टूटने की एक आशा बंधती है, समाज में एक मैसेज जाता है। मेरा ये मानना है कि क्यों नहीं सारे विभाग के, अभी जैसे डीजी साहब ने अभी कहा है कि कोई भी जिले के अंदर अगर पुलिस अधिकारी ट्रैप होगा तो पुलिस अधीक्षक भी जिम्मेदार है उसके लिए, उसने क्यों नहीं कार्रवाई की, कहीं ना कहीं उसने क्यों नहीं सुपरविजन, तो इनके भी कहीं ना कहीं जो विभागाध्यक्ष है इनकी भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये तो विभागीय जांच में किया जा सकता है, कानून में परिवर्तन नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। जैन साहब, जैन साहब, ये निर्दोष व्यक्ति को एक इम्यूनिटी देने का जो हमारे संविधान में मूलभूत तरीके से जो प्रावधान किया गया है, वो भले ही इस मामले में हो या दूसरे मामलों में हो, ये इसकी व्यावहारिकता पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? इसकी व्यावहारिकता पर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इसकी आड़ में काफी हद तक दूसरे लोगों को भी इम्यूनिटी मिलती है। देखिए, इम्यूनिटी और संदेह का लाभ जो इस पे जिन आधार पर 9 आदमी चाहे छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 99 में गलत का आपने कानून 9 का जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस की युक्ति है वो 9 की है, मतलब ये माना गया कि आपको 90% तो श्योरिटी होनी चाहिए तभी जाकर आप उसको सजा दें। परंतु बात इम्यूनिटी है, एक आम आदमी को कोई इम्यूनिटी नहीं है। आम आदमी तो कोर्ट में जाकर ही बरी होगा,
पर जो लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं वही ये तय करेंगे, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं वही तय करेंगे कि किस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चले, किस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चले। ये एक अजीब सी अनोमली है, किसी भी और पुलिस प्रकरण में ये नहीं होता। पुलिस जो चाहे अपने अनुसंधान में लाकर चालान पेश कर सकती है, कोर्ट तय करती है कि आदमी को सही फंसा है या गलत फंसा है। यहां कोर्ट में जाने से पहले ही अधिकारी, और अब जो मैं जिस संशोधन की बात में कर रहा हूं, जो 2017 में 18 में आया हुआ है, जिसको हमने चुनौती भी दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो यह कर दिया है कि भ्रष्टाचार पीसी एक्ट के तहत एफआईआर भी सिवाय ट्रैप केसेज के अलावा बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के दर्ज नहीं होगी। अर्थात किसी के अनियमितता को पकड़कर मामला करना है, किसी की डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का करना है, तो वो अगर ट्रैप हुआ है और ट्रैप के साथ लिंक है तब तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अन्यथा एसीबी अपने लेवल पर जांच कर सोर्स इंफॉर्मेशन से जांच कर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। तो ये प्रोटेक्शन तो अभी केंद्र सरकार के अमेंडमेंट द्वारा पिछले 3 साल पहले दिया गया है। ये प्रपोजल मनमोहन सिंह के जमाने में भी पास हुआ था, उस टाइम विरोध हुआ था, उसको वापस लेना पड़ा था, अब दोबारा उसको लेके ला दिया गया। तो ये जाहिर है कि सरकार कोई भी हो, पर ये जो ब्यूरोक्रेसी है हाई लेवल की, ये इतनी ज्यादा हावी है कि अपनों बचाने के लिए दुनिया में और कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि चालान करने से पहले आप प्रोसिक्यूशन के लिए सरकार, अभी भी 200 से ज्यादा मामले राज्य सरकार के पास लंबित पड़े हैं जिनमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिए। एक मामले में तो अभी जोधपुर का ताजा मामला में है जिसमें चालान रिकमेंड कर दिया गया और उसके बाद दूसरे दिन रिपोर्ट दी गई कि हम एफआईआर देना चाहते हैं, एक 4 बड़े मामलों के अंदर एफआईआर दे दी गई। तो जब बेईमानों को मानना या बेगुनाह को नहीं मानने का मामला, जो इतनी मेहनत करके पुलिस अधिकारी साहब बार बार कहेंगे कि एमएन दिनेश को तो राजस्थान का सिंघम इसीलिए कहा जाता है कि वो आदमी जहां भी बैठा काम किया, बीएल सोनी ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने एक हवा पर प्रश्न ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, और हम सिर्फ पत्तियों को और डालों को काट रहे हैं, जड़ों पर अभी भी प्रहार नहीं हो रहा है, क्योंकि जड़ जो है भ्रष्टाचार की जड़ वो तो मजबूत है, वो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले जरूरत है कि ये सैंक्शन, ये जो जैन साहब नॉन सैंक्शन, ये भेदभाव ये बंद होना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल, बंद नहीं होगा, मैं उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूँ आपसे कि ये जो 350 और 50 का जो गैप है, अदालत के फैसले का और नए मामले दर्ज होने का जो गैप है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी भी 243 मामले राज्य सरकार के पास लंबित हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई है। जब एक अनुसंधान जांच करके एक इतना सबूत ले आया, सबूत लाने के बाद आदमी गिरफ्तार हुए, कोर्ट ने जेल भेजा है, लोग 6-6 महीने तक जेल में रहे, और उसके बाद ऐसे कैसे है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई? जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी गई। तो ये एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से ले लेना, ये व्यवस्था को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, वरना ये विश्वास हिलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विक्रम सिंह शेखावत जी, जैन साहब ने कहा, जो मेरे लिए भी नई जानकारी थी कि ये प्रावधान तो मनमोहन सिंह सरकार भी लेकर आने वाली थी, नहीं ला पाई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ने इसमें संशोधन कर दिया इस कानून में, तो भाजपा ने ही कुछ गलत कर दिया। इसी तरह से आज भी अगर 243 मामले लंबित हैं अभियोजन स्वीकृति के लिए, तो क्या वो सवाल खड़ा नहीं करते विक्रम सिंह जी? सर प्रावधान उसको लागू करने में और विचार करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो प्रावधान है ये भाजपा के राज में लागू हुआ है। दूसरी बात क्या है कि त्रिमाणी जी ने जैसे बिल्कुल राजनीतिक बातें करी है, मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा। सबसे बड़ा घोटाला जो है 50,000 करोड़ का खान घोटाला, इनके मुख्यमंत्री जी के काल में लागू हुआ था। आप जांच कराओ ना, और आप जांच करा के कार्रवाई करो। आप यदि ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में घोटाला, तो उनकी जांच करो, आपकी सरकार है भाई। किस तरह से आप केवल चैनल में बोलना है, जैसे गहलोत साहब बोलते हैं हम भी बोलते हैं, हम तो कह रहे हैं जांच कराइए आप, और उनको जो दोषी है उनके सजा दीजिए। त्रिमाणी जी सुनिए, अरे मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि घोटाले बीजेपी सरकार में हुए थे, उनकी आपकी सरकार है, आप उनकी जांच कराइए, उन घोटालों की जांच कराइए, और जो दोषी लोग हैं उनको अंदर करिए। कितनी है? एक मिनट उनकी बात सुनिए। आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप बहुत संजीदा आदमी है, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। विक्रम जी समय बहुत कम बचा है, विक्रम जी समय बहुत कम बचा है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ, समय खाना जानते हैं किस तरह से समय खाया जाता है। आपने जिस तरह से नाम लिए ना, आप देखिए मुख्यमंत्री जी के, और मैं एक अधिकारी है श्री आलोक त्रिपाठी साहब जो रिटायर हुए एडीजी से,
उनने और BL गुप्ता, ये सोनी साहब ने और अहमद दिनेश साहब ने जिस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का कानून किया है, वो सरकार की इच्छाशक्ति के कारण किया है। मुख्यमंत्री जी ने उनको फ्री हैंड दे रखा है। हाँ। और देखिए आए दिन रोजाना पकड़े जा रहे हैं। अभी पिछले दिन एक IAS पकड़े गए थे और आज एक डिप्टी SP पकड़े गए। बिना सरकार की इच्छाशक्ति के बिना इस तरह का बड़ा काम नहीं हो सकता था। हर आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसको रोकना चाहता है। कानूनी अड़चने हैं वो दूर करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है सर। कोटवाल साहब, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। देखिए, शॉर्टकट्स ढूंढने वाली ये जनरेशन है जिसको कामयाबी के लिए शॉर्टकट्स चाहिए। शॉर्टकट्स का मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है, गलत तरीका अपनाना है। तो महत्वाकांक्षाएं इतनी जग गई हैं जिनको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। तो समाज क्या करे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। समाज क्या करे ताकि ऐसे लोग तैयार ही ना हो जिनके लिए ACB लानी पड़े? देखिए, समाज को आगे बढ़कर ऐसे विशल ब्लोअर आगे आने चाहिए जो अपने आप को, और उनको सरकार प्रोटेक्शन दे, ACB प्रोटेक्शन दे कि ये इन्होंने शिकायत की। परिवादी आज भी डरता है, कई मामलों में तो शिकायत करने ही नहीं जाता कि यार बोलने दे क्यों। लेकिन सर, समय तो हालांकि बहुत कम बचा है, लेकिन उसमें भी अप्रीहेंशन है। RTI एक्टिविस्ट कई ऐसे बन गए हैं जो ACB से ज्यादा डराते हैं लोगों को। नहीं, ये मानना आपका सही है, लेकिन ऐसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उनकी शिकायत की पहले वेरिफिकेशन हो सकता है, उनकी जांच की जा सकती। जी सर। हाँ, तो समाज को आगे आना चाहिए हमें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन NGOs को आगे आके और इनके खिलाफ, अब प्रत्येक गांव में इनकी संपत्तियां हैं, जमीनें खरीद रखी है, इंडस्ट्री खोल रखी है, तो उनको आइडेंटिफाई करके बताना चाहिए कि भाई देखो इस व्यक्ति की यहाँ इतने बीघा जमीन है, इसने खरीद ली, ये कर लिया। ये आम लोगों को सबको पता रहता है कि इस IAS की यहाँ जमीन है, इसने यहाँ खरीदी है। तो ये चीजें अगर कलेक्ट करे और इसको इकट्ठा करके और कार्रवाई करे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि समाज का उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहेगा और समाज आगे बढ़ के इनको सूचनाएं देगा। चलिए, ठीक है सर, समय हो गया है दरअसल, और विस्तार से किसी दिन फिर इस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।